Hey everyone, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh and in today's video we are going to discuss important question answers of the chapter primary activities. So ये हमारी क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर है which is primary activities and इससे रिलेटेड सभी important questions को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो चेक आउट अदर वीडियोज जहाँ पर हमने बाकी के चैप्टर्स को कवर किया है एंड साथ ही हमने क्लास 12th इंग्लिश के भी सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है. सो यू कैन चेक दैट प्लेलिस्ट एज वेल. एंड अभी हम हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो हमारा पहला क्वेश्चन है, What were the two sources of sustenance of earliest men? So here you have to tell कि वो दो methods कौन से थे, वो sources कौन से थे जिन पे earliest humans, ancient people sustain करते थे, यानी कि उनको खाने के लिए कहाँ से मिलता था. What were the sources? ओके, तो आंसर हो जाएगा द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड ऑन एनवायरमेंट सस्टेनेंस, यानी कि जो पहले के ह्यूमंस होते थे वो एनवायरमेंट पे, नेचर पे डिपेंडेंट होते थे. नेचर जो उनको देता था वो उसको खाते थे. ठीक है, सो द एनवायरमेंट प्रोवाइडेड टू फूड्स विच वर एनिमल्स विच ही हंटेड एंड एडिबल प्लांट्स विच ही गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट. ठीक है, तो जिन भी एनिमल्स का वो शिकार करते थे वो खाते थे एंड साथ ही जो भी एडिबल प्लांट्स वो जंगलों से गैदर करते थे, इकट्ठे करते थे, उनको खाते थे. सो एज वी नो, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, जो एंशियंट सोसाइटीज़ थी, उनके सस्टेनेंस के, उनके लाइवलीहुड के दो मेन सोर्सेज थे, हंटिंग एंड गैदरिंग, है ना. तो हंटिंग में जो भी एनिमल्स को वो हंट करते थे वो खाते थे एंड गैदरिंग में वो जो भी एडिबल प्लांट्स को इकट्ठा करके लाते थे उनको खाते थे. Okay, next question is, what is nomadic herding? How do they meet their basic needs? So your answer will be, nomadic herding is a primitive subsistence activity. People move from one place to another along with their livestock in search of grass and water. These animals provide clothing, shelter, tools and transport. तो nomadic herding एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से जो है लोग अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करते हैं. ठीक है, इसमें होता क्या है, लोग अपने लाइफ स्टॉक के साथ में, यानी कि जो भेड़ बकरी वगैरह पालते हैं उसके साथ में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, ताकि उन जो लाइफ स्टॉक है उनको खाने को मिल सके, पीने को मिल सके, राइट. एंड यही जो एनिमल्स हैं ये इनके ओनर को क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स और ट्रांसपोर्ट सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि उनके लाइवलीहुड का जरिया ही ये लाइफ स्टॉक होती है. ओके, अलॉन्ग विद क्लॉथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट, जो ये लाइफ स्टॉक है वो उनको मिल्क, मीट, वुल, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करती है. ठीक है, सो इन सिंपलेस्ट टर्म्स वी कैन सी नोमैडिक हर्डिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर लोग अपने लाइफ स्टॉक के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर एंड वही जो है उनके जीने का जरिया है, उन्हीं से उनको लाइवलीहुड मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय बुश फैलो? सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज. बुश फैलो जो है शिफ्टिंग कल्टिवेशन का ही दूसरा नेम है एंड उसी को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है. तो आपका आंसर हो जाएगा, बुश फैलो इज द अदर नेम गिवन टू शिफ्टिंग कल्टिवेशन. द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड बाय कटिंग और बाय बर्निंग द बुशेस एंड ट्रीज. द लैंड क्लियर्ड इज यूज्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश और बर्न और बुश फैलो एग्रीकल्चर, यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है उसी को ही बुश फैलो भी कहा जाता है, उसी को स्लैश ऑफ बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है. ठीक है, सो ये डिफरेंट टर्म्स है टू द शिफ्टिंग कल्टिवेशन. एंड अब ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है, तो आई होप एवरीबडी नोज इट. तो यहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट के कुछ पार्ट को क्लियर कर देते हैं, जो भी ट्रीज और बुशेस होते हैं उसमें उनको काट देते हैं या फिर जला देते हैं एंड ये जो लैंड उन्होंने क्लियर किया है इसी को वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि इसी पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है. ठीक है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम जब वो फर्टिलिटी लूज कर देती है वो लैंड, तब वो इस लैंड को छोड़ करके दूसरी लैंड पर सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं. ओके, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन और बुश फैलो. ओके, next question is, dairy farming has developed due to urbanization. Explain with examples. तो यहाँ पर आपको बताना है अर्बनाइजेशन जैसे जैसे डेवलप हुआ है उसी तरह से डेयरी फार्मिंग में भी हमको डेवलपमेंट देखने को मिली है. ओके, तो आंसर इज, डेयरी फार्मिंग इज डेवलप्ड नियर अर्बन सेंटर्स. इट इज लोकेटेड नियर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल टाउन्स विच प्रोवाइड अ मार्केट फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स. तो ऐसा इसलिए है, जो डेयरी फार्मिंग है उसको अर्बन सेंटर्स के पास में डेवलप किया गया है एंड द रीज़न इज़ कि वो उनको मार्केट प्रोवाइड करता है. ठीक है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल टाउन्स के पास में अगर हम डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा कि अच्छा मार्केट प्रोवाइड होगा फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, जहाँ पर हम ईजिली डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे. इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन. देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स इन टाउन्स ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन.
तो जो टाउन्स है वहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज़्यादा है, एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेगी, राइट? सो दैट इज़ द रीज़न कि डेयरी प्रोडक्ट्स की, मिल्क प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इन द टाउन्स, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू अर्बनाइजेशन, ओके? एंड एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन से इन यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अमेरिकन रीजन एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, मोस्ट ऑफ द डेयरी सेंटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड नियर बिग टाउन्स। तो ये कुछ रीजन्स हैं, कुछ एरियाज हैं विच वी कैन मेंशन इन एग्जांपल्स, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट फैक्टर्स डज माइनिंग डिपेंड्स। तो माइनिंग होता क्या है? माइनिंग वो प्रैक्टिस होती है जहाँ पर हम अंडरग्राउंड से, अर्थ की क्रस्ट से जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट? अब ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट यू हैव टू आंसर। तो आंसर हो जाएगा द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग डिपेंड्स ऑन टू मेन फैक्टर्स विच आर, नंबर फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें क्या आ जाएंगे? साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ अकरेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है? And second one is economic factors such as the demand of the mineral, technology available and used, capital to develop infrastructure and the labor and transport cost। यानी कि दो मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला फिजिकल, जिसमें कि माइन का डिपॉजिट का साइज, ग्रेड और मोड ऑफ अकरेंस मैटर करता है, ठीक है? किस तरह से वो निकलेगी, है ना, किस तरह से मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है? एंड सेकेंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें क्या आ जाएगा? किसी पर्टिकुलर मिनरल की डिमांड कितनी है मार्केट में, ठीक है, वो भी मैटर करता है। एंड उसी के साथ में टेक्नोलॉजी क्या यूज करनी पड़ेगी, कैपिटल कितना लगेगा, कितना लेबर और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं इन रिलेशन टू माइनिंग, ठीक है? सो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। डू रिमेंबर दिस वन, ओके? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग के बारे में बताना है। सो लेट अस स्प्लिट द टर्म। देखो, कमर्शियल की बात करें तो जहाँ पर भी कमर्शियल वर्ड आ जाता है, विच मीन्स ये चीज जो है ट्रेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक? तो यहाँ पर हम बिजनेस पर्पज से कोई चीज कर रहे हैं, तब वहां पर आ जाता है वर्ड कमर्शियल, ठीक है? सो डू रिमेंबर, जहां पर भी कमर्शियल वर्ड आ जाता है दैट मीन्स आप किसी फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? अब लाइवस्टॉक रियरिंग क्या होता है? तो हम किसी भी एनिमल को जो है मैनेज करते हैं, रखते हैं, उनको पालते हैं ताकि उनसे हमको कोई प्रॉफिट हो। वैरायटी ऑफ एनिमल्स हम रखते हैं, जैसे कि कैटल हो गया, काउस, बफेलोज, पिग्स, है ना? इन जानवरों को हम पालते हैं ताकि इनसे फर्दर हमको प्रॉफिट हो, ठीक है? सो इसी को बोलते हैं लाइवस्टॉक रियरिंग। लाइवस्टॉक रियरिंग का मतलब होता है जानवरों को पालना फॉर द फाइनेंशियल प्रॉफिट और अदर प्रॉफिट, जैसे कि मिल्क मिलना, है ना, मीट हो गया, वूल हो गया, ये सारी चीजें हमको मिलती हैं एनिमल से। तो इन शॉर्ट कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग का मतलब ये होता है एक लार्ज स्केल पर, एक बड़े पैमाने पर जब हम लाइवस्टॉक रियरिंग करते हैं, जानवरों को पालते हैं, उनको मैनेज करते हैं फॉर आवर प्रॉफिट्स, फॉर आवर फाइनेंशियल प्रॉफिट्स, then it is known as commercial livestock rearing, okay? So your answer will be commercial livestock rearing is a large scale organized लाइवस्टॉक फार्मिंग, ठीक है? नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नंबर फर्स्ट इज इट इज कैपिटल इंटेंसिव एंड इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम नंबर ऑफ एनिमल्स को पाल रहे हैं, उनको रेस कर रहे हैं, तो उनको मैनेज करने में, उनको जो है रखने में, उनके फूडिंग में, हर चीज़ में हमको जो है मनी चाहिए, तो कैपिटल तो लगेगा ही लगेगा। सो दैट इज वाई इट इज कैपिटल इंटेंसिव। सेकेंड वन इज लाइव स्टॉक इज रियर्ड ऑन लार्ज फार्म्स कॉल्ड रेंचेस। तो बड़े बड़े फार्म्स में ये लाइव स्टॉक को रखा जाता है, उनको होम दिया जाता है, एंड उन्हीं लार्ज फार्म्स को, उन्हीं बड़े बड़े फार्म्स को रेंचेस बोला जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज मेन एम्फेसिस इज ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ केयर। सो यहाँ पर क्या होता है, जो मेन चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं विच इज़ कि ब्रीडिंग एनिमल्स की देखी जाती है। सेकेंडली जेनेटिक इंप्रूवमेंट देखा जाता है, कैसे हम और बेटरमेंट ला सकते हैं, ठीक है? डिजीज कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज डिजीज तो हमें प्रिवेंट करनी ही पड़ेंगी, बिकॉज अगर हमको जो है प्रॉफिट चाहिए उस लाइव स्टॉक से, राइट? एंड नेक्स्ट इज हेल्थ केयर, ठीक है? तो हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाता है जानवरों की। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट्स लाइक मीट, वूल, हाइड्स एंड स्किन्स आर एक्सपोर्टेड। सो जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम इतने सारे जानवरों को पालते क्यों हैं, बिकॉज हमारा कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हमको इनसे क्या मिलता है, हमको मीट मिलती है, वूल, हाइड्स, स्किन्स, और जो मिल्क है कैटल से मिलता है ना, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। दैट इज बाय वी रियर लाइव स्टॉक्स, राइट? सो इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज इट इज प्रैक्टिस्ड इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स वेयर फॉडर क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन। सो इनको बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में, जहाँ पर जो है फॉडर को भी ग्रो किया जाता है, and fodder is required for the fooding of the animals, right? So these are few important characteristics of commercial livestock rearing, okay? Next question is what is intensive subsistence farming?
यहाँ पर जो है इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि छोटे से टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा केयर और बहुत ज़्यादा लेबर की जहाँ पर ज़रूरत पड़े, ठीक है। एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ जहाँ पर हम केवल अपने कंजम्पशन के लिए जो फार्मिंग कर रहे हैं, केवल अपने जो है नीड्स के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी फैमिलीज़ की नीड को फुलफिल करने के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, तो यहाँ पर आपको इसी को एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। So let's see the answer. Intensive subsistence farming is practiced in densely populated areas of monsoon region. तो यहाँ पर आपको रीजन के बारे में बता रखा है, ये कहाँ पर प्रैक्टिस करी जाती है, तो पॉपुलेटेड एरियाज जो कि मानसून रीजन के हैं वहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। इन इट लार्ज लेबर इज अप्लाइड टू स्मॉल फार्म्स टू ऑब्टेन हाई यील्ड एंड टू प्रोड्यूस मैनी क्रॉप्स अ ईयर। सो जैसा कि मैंने भी बताया, यहाँ पर लेबर ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, यानी कि लोग कोशिश ये करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद से करें, खुद की मेहनत से क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर अप्लाई किया जाता है छोटे छोटे फार्म्स में टू ऑब्टेन हाई यील्ड। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर हार्ड लेबर प्रैक्टिस करते हैं ताकि छोटे छोटे फार्म्स पे अच्छा खासा प्रोड्यूस उनको मिल सके, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ये दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, ठीक है। तो इस टाइप के एग्रीकल्चर में क्या होता है, राइस क्रॉप का डोमिनेंस होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा राइस क्रॉप को ग्रो किया जाता है, ठीक है। लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स सबके पास में बहुत बहुत ज़्यादा लैंड नहीं होगी, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स होती हैं लोगों के पास में। यूज़ ऑफ मशीनरी इज लिमिटेड एंड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर डन बाय मैनुअल लेबर। तो यहाँ पर जो है मशीनरी का यूज़ उतना नहीं किया जाता है, यहाँ पर कोशिश ये करी जाती है खुद की मेहनत की जाए, एंड यहाँ पर मैनुअल लेबर पर फोकस किया जाता है, यानी कि लोग जो है खुद ही मेहनत करके क्रॉप को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज्ड, द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। सो जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर जो है मशीनरी का बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेबर अप्लाई करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर का यूज़ करते हैं। एंड आउटपुट की बात करें तो जो प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया तो काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज उन्होंने हाई लेबर प्रैक्टिस किया होता है, लार्ज लेबर अप्लाई करते हैं। बट अगर हम बात करें पर लेबर प्रोडक्टिविटी तो उस हिसाब से जो प्रोड्यूस है कम होता है, ठीक है। सेकेंड टाइप इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो पैडी इन मैनी पार्ट्स ऑफ मानसून एशिया। तो ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिकली हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है कि पैडी को ग्रो किया जा सके, ठीक है। सो अदर देन पैडी, अदर देन राइस, कई सारी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, विच आर व्हीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरगम। These are grown in northern China, Manchuria, North Korea and North Japan, ठीक है। So you can mention a few regions as well, okay। एंड इंडिया की बात करें तो वीट इज ग्रोन इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। सो मेनली जो है वीट को ग्रो किया जाता है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, ओके। सो दिस इज व्हाट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन मार्केट गार्डनिंग, ट्रक फार्मिंग, फ्लावर कल्चर एंड फ्रूट कल्चर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको डिफरेंट टर्म्स दे रखे हैं जिनके ऊपर आपको नोट लिखना है, विच बेसिकली मीन्स आपको इन सारे ही टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। तो इन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करने से पहले यू शुड नो व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। सो हॉर्टिकल्चर इज द स्पेशलाइज्ड कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स सोलरली फॉर द अर्बन मार्केट्स, ठीक है। सो हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर वो कल्टिवेशन है जिसमें स्पेसिफिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है, फॉर द अर्बन मार्केट्स, ठीक है। मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए इन चीज़ों को कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ वेल डेवलप्ड इन द डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सेंटर्स वेयर डिमांड इज लार्ज। तो इन चीज़ों की डिमांड जहाँ पर ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है ये वहीं पर डेवलप करे जाएंगे, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल रीजन्स और अर्बन सेंटर्स में इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, ठीक है। द मेन एरियाज आर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए, ठीक। सो ये कुछ मेन एरियाज हैं जहाँ पर हॉर्टिकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। यू कैन इवन यूज दीज रीजन्स इन योर आंसर मेकिंग, ओके। सो नाउ वी हैव टू आंसर टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपको पहले पता होना चाहिए हॉर्टिकल्चर क्या है, एंड इसके अलावा टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर इनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी द फर्स्ट टाइप विच इज मार्केट गार्डनिंग, ठीक है। वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन सब अर्बन एरियाज टू मीट द डेली डिमांड।
लंदन, मॉस्को एंड कैलिफोर्निया आर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स। ठीक है, तो हर चीज़ के आप छोटे मोटे रीजन्स भी अगर माइंड में रखेंगे तो दैट विल बी मोर इम्प्रेसिव आंसर, राइट। ओके, सो मार्केट गार्डनिंग का मतलब ये होता है वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है सब अर्बन रीजन में, या वी कैन ऑल्सो से अर्बन एरियाज के, अर्बन सेंटर्स के पास में, ताकि जो डेली डिमांड्स है वेजिटेबल्स की वो फुलफिल करी जा सके। ठीक है, एंड जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स है मार्केट गार्डनिंग के विच आई हैव मेंशन्ड हियर आर लंदन, मॉस्को एंड कैलिफोर्निया। ओके, next one is truck farming. So areas having favorable climate and so it grows fruit and vegetables for distant markets. It involves movement by trucks and is thus known as truck farming. California is the greatest vegetable growing state. सो ट्रक फार्मिंग का मतलब ये होता है कई सारे रीजन में क्या होता है, फेवरेबल क्लाइमेट के हिसाब जैसा मौसम है उस हिसाब से जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है फॉर डिस्टेंट मार्केट्स, यानी कि दूर दूर ले जाने के लिए जो है उन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो है फेवरेबल क्लाइमेट है, ठीक है, मौसम सपोर्ट करेगा इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, दैट इज वाई हम उनको कल्टिवेट करते हैं ताकि हम दूर दूर मार्केट्स में उनको एक्सपोर्ट कर सकें। एंड बिकॉज इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रक से होता है, ट्रक का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज वाई इसका नेम पड़ गया ट्रक फार्मिंग। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो कैलिफोर्निया एक मेजर एरिया है जहां पर वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। ओके, कैलिफोर्निया इज द ग्रेटेस्ट वेजिटेबल ग्रोइंग स्टेट। ओके, नेक्स्ट इज फ्लावर कल्चर। तो ऑफकोर्स नेम से ऑब्वियस है, यहाँ पर फ्लावर की कल्टीवेशन की बात हो रही है। ठीक है, सो नीदरलैंड स्पेशलाइजेज द कल्टीवेशन ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स सच एज ट्यूलिप्स विच आर फ्लोन टू ऑल द मेजर सिटीज ऑफ यूरोप। सो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, यहाँ पर जो नीदरलैंड्स है वहाँ पर स्प्रिंग फ्लावर्स की कल्टीवेशन होती है, स्पेशलाइज्ड है सच एज ट्यूलिप्स, एंड जिनको कि सभी मेजर सिटीज़ में यूरोप की एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रूट कल्चर। तो दैट इज रिलेटेड टू फ्रूट्स ऑफ कोर्स। ठीक है, सो इन वार्म एंड सनी क्लाइमेट अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स आर ग्रोन सच एज मैंगोज, एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, बनानास एटसेट्रा। मैंगोज आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन मार्केट्स ऑफ रशिया एंड मिडिल ईस्ट एंड सदर्न कॉन्टिनेंट सप्लाई फ्रूट इन विंटर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वार्म और सनी क्लाइमेट के रीजन्स है वहाँ पर कई सारे फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है। एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर विच आर मैंगोज, ऑरेंजेस, एप्पल्स, ग्रेप्स, बनानास एंड मैनी मोर। एंड मैंगोज की बात करें तो इनको एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन मार्केट्स, फॉर एग्जांपल रशिया एंड मिडिल ईस्ट। ठीक है, सदर्न कॉन्टिनेंट से जो है फ्रूट्स को सप्लाई किया जाता है इन विंटर्स। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ये चार जो है types of horticulture हैं which you have to memorize. Okay, so with this we have practiced multiple questions of the chapter primary activities, and now I have a question for you guys. Do answer the question in just one line, what are primary activities, in the comment section. And that's it for today's video. I hope this was helpful for you guys. Thank you so much for watching. Do like the video, subscribe to my channel, and हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।